डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने 3 दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा, शीतकालीन पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग मेले में सीएम धामी ने की शिरकत, की मेले की सराहना। मकर संक्रांति की दी बधाई, लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए सीएम धामी ने जिलाधिकारी की प्रशंसा की। कहा, पूरा प्रशासनिक तंत्र कर रहा है बढ़िया काम। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर बोले मंत्री सौरभ बहुगुणा। कहा, केयरिंग कैपेसिटी की जांच हो अनिवार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 14 जनवरी 2026 को 3 दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य को 12 महीने का पर्यटन स्थल बनाना है, ताकि शीतकाल में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजित हो और पलायन रुके। जिसमें सीएम धामी ने साहसिक पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देने की बात कही। विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्देश्य है उत्तराखंड को चारधाम यात्रा तक सीमित न रखकर साल भर चलने वाला 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाना है। सिंगल विंडो सिस्टम, होम स्टे पॉलिसी को सुगम बनाना, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है। ये कॉन्क्लेव उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर सर्दियों के महीनों में। औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है, जो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। साथियों, उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, आज जब पूरे देश के अंदर तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ट्रैफिक और उससे होने वाली परेशानियां, इन तनाव से जब लोग जूझ रहे हैं, तब क्या एक प्रश्न ऐसी मेरे मन में आया आप सबको देखकर, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो किसी भी जाने वाले पर्यटक की जब अपना टूर वो प्लान करते हैं, तो उसको आप कोई भी दिशा दे सकते हैं। क्या एक ऐसा स्थान उत्तराखंड हो सकता है क्या, जहां नेचुरल हीलिंग स्टेशन बन सकता है? लोगों को इन सब जो आज की आपाधापी, आज का ये प्रदूषण, आज का ये तापमान, आज का होने वाला ये भौतिकता के कारण परेशानी, तनाव, उन सब से छुटकारा दिला सकता है। तो अगर ये मैं प्रश्न कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर यही होगा कि आप लोगों की तरफ से मैं देख रहा था, जिस तरह से आप सब बोल रहे थे, कि बिल्कुल बन सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तरायणी कौथिग मेले में बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी कौथिग मेला आज 25 वर्ष पूरे कर चुका है और संयोग से उत्तराखंड राज्य के भी 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन दोनों अवसरों पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। मेले में लगे उत्तराखंड के उत्पादों और पारंपरिक स्टॉलों को देखकर सीएम धामी ने मेले की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेले में उत्तराखंड के उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को देखकर ऐसा लगा जैसे वे लखनऊ नहीं बल्कि उत्तराखंड के किसी मेले में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ का अदरक और पारंपरिक वस्तुएं देखकर वे अचंभित रह गए। सीएम धामी ने अवैध मदरसों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार दंगा करने वालों, अवैध मदरसों और अवैध रूप से बसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, पारदर्शी भर्ती, नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के जरिए विश्वास भी मजबूत हुआ है। सीएम धामी ने लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी परंपराओं और उत्पादों को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी कौथिग मेला उत्तर प्रदेश में रह रहे लाखों उत्तराखंड वासियों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है।
रजत जयंती का ये पर्व इस बात का प्रमाण है कि संस्कृति और विकास के रूप में लगाया गया पौधा आज वट वृक्ष बन चुका है। सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश में रह रहे अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करते हुए मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सुबह वे खटीमा में कौथिग मेले के उद्घाटन, हाईटेक बस स्टैंड के लोकार्पण और उत्तरकाशी में माघ मेले के उद्घाटन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल माघ मेला नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को जोड़ने वाला पर्व है। कि उत्तराखंड राज्य के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं और मैं कहूं कि जहां हमने राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाया, वहां उत्तरायणी कौथिग के भी रजत जयंती वर्ष की यहां पर पूरे होने के अवसर पर और उत्तरायणी कौथिग के अवसर पर अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, लखनऊ की महापौर और जिनके साथ बड़ा संबंध मेरा रहा बहुत बाल्यकाल से, लगभग 30-35 साल पहले से, आदरणीय दीदी हमारी सुषमा खरकवाल जी और अध्यक्ष हमारे पर्वतीय महापरिषद के श्री गणेश चंद्र जोशी जी, आज विशेष रूप से हम सब लोगों के बीच में उत्तराखंड के चंपावत जिले में जिलाधिकारी मनीष कुमार की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली ने जिले को मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी सार्वजनिक प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी कर्मठता और संवेदनशील कार्यशैली के कारण चंपावत हर क्षेत्र में मॉडल जिला बनकर उभर रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने नियमित जनता दरबार, फील्ड में जाकर निरीक्षण और त्वरित निर्णय लेने की कार्य संस्कृति को अपनाया है, जिससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत का अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना इस प्रशासनिक मॉडल की सफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रखते हुए पूरे प्रशासनिक तंत्र की सराहना की, जो टीम वर्क के महत्व को दर्शाता है। जिलाधिकारी मनीष कुमार का ये कहना है कि मुख्यमंत्री की सराहना उनके लिए सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, प्रशासनिक परिपक्वता का परिचायक है। चंपावत आज एक उदाहरण बन रहा है जहां राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्ट मंशा और प्रशासन की प्रभावी कार्यप्रणाली मिलकर सुशासन की नई परिभाषा गढ़ रही है। यदि यही गति और समर्पण बना रहा तो चंपावत न केवल राज्य बल्कि देश के लिए भी मॉडल जिला के रूप में पहचाना जाएगा। प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जो सदैव आप सब लोगों के बीच में रहते हैं, मैं देखता हूं कि पूरे राज्य का अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चला। मुझे लगता है कि चंपावत में शायद पूरा ही होने वाला होगा सबसे पहले। और मैं जो एक इन्होंने पूरा रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल सीमा से लगे पवित्र रणकोची धाम पहुंचकर क्षेत्र की देवी देवताओं का विधिवत पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने वाले वे उत्तराखंड सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने मौके पर ही ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान कहा कि जब वे लोगों के बीच आते हैं तो बुजुर्गों का स्नेह, माताओं बहनों का आशीर्वाद और युवाओं का उत्साह उन्हें नई ऊर्जा देता है। रणकोची धाम में पूजा के दौरान उन्हें ऐसा आध्यात्मिक आनंद मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई कलश यात्रा ने समारोह को दिव्य और भावपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सहित पूरे देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पुजारियों को धार्मिक पुस्तकों, पूजा सामग्री, संस्कृत साहित्य और भजन कीर्तन हेतु वाद्य यंत्रों का सेट भेंट किया, जिससे इस दूरस्थ क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 11 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही लाभार्थी को विभिन्न विभागों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्रम विभाग की ओर से टूल किट और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने की बात कही है। इनमें सीमा के चूका सोराई क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य, तल्लादेश के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पूर्णागिरी मेले के सुचारू संचालन के लिए 2.5 करोड़, मंचाकारी, मोटर रमेला, गागरी, दामतेला सड़क का डामरीकरण, जिला चिकित्सालयों में निर्माणाधीन क्रिटिकल यूनिट में लिफ्ट व अन्य सुविधाएं, नीर क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना तथा
चंपावत में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स हेतु 15 नाली भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा शामिल है। साथ ही रणकोची मंदिर के सौंदर्यीकरण से दूरदराज क्षेत्र में आस्था और पर्यटन को नया आयाम मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की असली संपदा उसकी संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक विरासत होती है। रणकोची मंदिर का संस्कृत और आध्यात्मिक जागरण इस क्षेत्र को शांति और ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। जनसंवाद के दौरान लोगों के भावपूर्ण स्वागत से मुख्यमंत्री स्वयं भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि ये स्नेह मॉडल जनपद के रूप में चंपावत के लिए किए जा रहे कार्यों पर जनता के विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी मनीष कुमार के कार्य व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सुदूर गांव तक सेवाएं पहुंच रही हैं। यहां क्विक डिसीजन और क्विक एक्शन के कारण प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम हुई है, जो लोक प्रशासन के लिए संतोष का विषय है। सौरभ बहुगुणा का बयान लिए केयरिंग कैपेसिटी की जांच अनिवार्य हो। चारधाम यात्रा, खासकर केदारनाथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद के कारण अव्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा के लिए केयरिंग कैपेसिटी की जांच अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इससे न केवल जनहानि को रोका जा सकता है बल्कि पशुओं की हानि भी कम की जा सकती है, क्योंकि यात्रा वाले क्षेत्र आपदा प्रभावित हैं। इस कदम से यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु स्नान और दान के लिए आते हैं, जो पुण्य की प्राप्ति के लिए माना जाता है। लेकिन उत्तरायणी का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक मेला भी है, जिसने 1921 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कूली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। आज भी उत्तरायणी का ये राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप कायम है। सरयू बगड़ में अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पंडाल सजे हैं। कांग्रेस, भाजपा, उक्रांद सहित कई दलों के नेता यहाँ जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। बागेश्वर उत्तरायणी मेला आस्था, इतिहास और लोकतंत्र का ऐसा संगम है जहां परंपरा भी है, सवाल भी है और संवाद भी। यही वजह है कि हर साल सरयू के तट पर उत्तरायणी केवल मेला नहीं, एक संदेश बनकर उभरती है। उत्तराखंड की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का शुभारंभ 13 जनवरी से हुआ। ये मेला 20 जनवरी तक चलेगा और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यवसायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उत्तरायणी मेले की शुरुआत तहसील परिसर से नगर भ्रमण नुमाइश खेत मैदान तक भव्य झांकी के साथ हुई। झांकी में कुमायूनी ढोल, पिथौरागढ़ मुंशियारी संस्कृति, मदकोट का पारंपरिक ढोल, दानपुर पहाड़ी संस्कृति और विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों ने अपनी प्रस्तुति दी। मेले का विधिवत शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और हमें अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए काम करना चाहिए। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 66 सीसीटीवी कैमरे और 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मेले में 13 से 20 जनवरी तक रात को स्टार नाइट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल समेत विभिन्न कलाकार अपने गीत और नृत्य से मेलार्थियों का मन मोहेंगे। उत्तरायणी मेले को लेकर बागनाथ मंदिर को 2 क्विंटल प्राकृतिक फूलों और फूल मालाओं से सजाया गया है। मंदिर और नगर को बिजली की लड़ियों से रोशन किया गया है। छब्बीस का आज आगाज हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज तो अभी हम लोग की झांकी तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश खेत में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश खेत में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है
और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी पकड़ में हमारा अन्य एक्टिविटीज हो रही है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आएं, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। मैं सबको घुघुतिया त्योहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री बालेश्वर धाम भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित है। रामेश्वरम से भी प्राचीन है। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड अंतर्गत गोलाना सेरी में स्थित श्री बालेश्वर धाम एक प्राचीन और पावन स्थल है जो भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित है। ये धाम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और अलौकिक अनुभूति के लिए प्रसिद्ध है, जो श्रद्धालुओं को कण कण में महादेव की उपस्थिति का अनुभव कराती है। श्री बालेश्वर धाम की मान्यता है कि ये रामेश्वरम से भी प्राचीन है और इसका संबंध त्रेता युग से है। इस धाम के इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ मुख्य मंदिर के साथ 22 अन्य मंदिर भी थे, जिनमें सूर्य मंदिर प्रमुख था। हालांकि 8वीं शताब्दी में हुई अतिवृष्टि और जल प्रलय में अधिकांश मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके अवशेष आज भी परिसर में देखे जा सकते हैं। श्री बालेश्वर धाम में सावन, कार्तिक, वैशाख और माघ मास में विशेष शिव अनुष्ठान, शिवार्चन और शिव पुराण का आयोजन होता है, जबकि शेष 8 महीनों में भैरव पूजा की जाती है। भगवान शिव को उड़द की दाल और चावल का भात भोग में अर्पित किया जाता है। पूर्णिमा, संक्रांति, नवरात्र और माघ माह में विशेष नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। श्री बालेश्वर धाम का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी है। इस धाम का संरक्षण और विकास आवश्यक है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सके। श्री बालेश्वर धाम एक ऐसा स्थल है जो आस्था, सौंदर्य और चमत्कारों का दिव्य संगम है। इसकी प्राचीनता, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यता इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है। इस धाम का संरक्षण और विकास न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इस बीच मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब मृतक सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में मीडिया को दिया गया उनका बयान गलतीवश दिया गया था, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मृतक की पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें वरिष्ठ पुलिस और अधीक्षक मणिकांत मिश्रा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि सुखवंत सिंह के परिवार पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाता है या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप कौर है। मेरे पति सुखवंत सिंह, जिस पीड़ा में हमें इस समय है, जो मेरे साथ घटना हुई है मेरे पति के साथ, उसमें एसपी साहब, मुख्यमंत्री धामी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ दे रही है। एसपी साहब भी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जो मीडिया लोग हैं आते हैं, ये सवाल करते हैं मुझसे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मुझसे ऐसे सवाल मत करें, क्योंकि मेरा दिमाग डिप्रेशन में है। मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे मुंह से क्या निकला है। मैंने जो भी बोला मैंने गुस्से में बोला है, पर मुझे अपनी सरकार पे और एसपी साहब पे भरोसा है कि जो मेरे लिए वो कर रहे हैं, हमदर्दी है जो भी है, वो मेरे लिए सही कर रहे हैं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में 2 निजी अस्पतालों के 2 पक्षों के बीच मरीज उठाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ली है और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। सुनहरा रोड पर 2 नर्सिंग होम्स के बीच में पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा, इस संबंध में लेकर शायद एक झगड़ा हुआ है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम तक पहुंचा है। वर्तमान में इसमें एक तहरीर आई है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा बताया गया है कि दूसरे के द्वारा उन पर हमला किया गया तथा उन पर मारपीट की गई है।
तो दूसरे पक्ष के द्वारा भी तहरीर दी गई है। दोनों को वर्तमान में जांच की जा रही है कि प्रथम किसने। सितारगंज पुलिस ने सड़क पर सरेआम उपद्रव करने वाले 6 व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। जांच में पता चला कि 11 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज के सामने ठेलियों में चाउमीन मोमो खाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर तहत चालान किया और बाद में समझा बुझाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर कोशिश चल रही है। इसके अलावा रेस्क्यू को और बेहतर ढंग से करने को लेकर भी प्रयास तेज हुए हैं। रेस्क्यू किए जाने वाले डॉल्फिन के स्वास्थ्य की जांच आदि के लिए खास रेस्क्यू एम्बुलेंस को तैयार किया गया है। इसमें एक्सरे, ईसीजी जैसी जांच सुविधाओं से लैस किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान से मंगलवार को डॉल्फिन एम्बुलेंस को जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने रवाना किया था। इस एम्बुलेंस में कई चिकित्सा सुविधाओं को जुटाया गया है। टीएस फाउंडेशन इंडिया संस्था की बायोलॉजिस्ट सुप्रिया दत्ता बताती है कि उनकी संस्था डॉल्फिन, घड़ियाल समेत अन्य जलीय जीवों के संरक्षण अध्ययन के क्षेत्र में काम करती है। वे बताती है कि संस्था ने यूपी में 2013 से 41 डॉल्फिन को रेस्क्यू किया गया है। अभी तक ये काम ट्रक के जरिए होता रहा है। इस एम्बुलेंस के माध्यम से रेस्क्यू किया जाएगा। बताया कि एम्बुलेंस को कई सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें स्ट्रेचर है, डॉल्फिन जलीय जीव है, उस पर पानी के छिड़काव के लिए 500 लीटर टैंक और शावर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस में ईसीजी, एक्सरे की सुविधा है, ब्लड एनालिसिस और करने के समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसमें पशु चिकित्सक भी होंगे जिनके माध्यम से जरूरत होने पर इलाज भी किया जा सकेगा। ये डॉल्फिन को लेकर अपने तरह की पहली एम्बुलेंस है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के डॉक्टर विपिल मौर्य कहते हैं कि यूपी की बात करें तो यहाँ पर नदियों से नहर में कई बार डॉल्फिन पहुंच जाती हैं, जो पानी कम होने पर फंस जाती हैं, जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।